ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू सुनो यूपीएससी आंसर्स। हम देख रहे थे शक्ति दुबे जी की कॉपी जो 2024 की AR1 थी, उनके GS2 की कॉपी। और अभी तक हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट किया है, जो कि 10 मार्कर थे। और आज से हम शुरू करेंगे पार्ट 4, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और ये 15 मार्कर हैं। क्योंकि ये 3 पेज के हैं, 15 मार्कर हैं, तो अब से हमको थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, और देखना पड़ेगा कैसे उन्होंने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, इंट्रो बॉडी कंक्लूड कैसे किया है। ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। टेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग ड्रास्टिक चेंजेस इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड ट्रांसफॉर्म द कोर्ट सिस्टम। टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल है फील्ड ऑफ लॉ को चेंज करने का और कोर्ट को ट्रांसफॉर्म करने का, ठीक। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नीड फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी एंड चैलेंजेस फेस्ड इन दिस रिगार्ड। तो डिस्कस द नीड ऑफ डिजिटाइजेशन की ज़रूरत क्या है इंडियन जुडिशरी में, और चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं, ये डिस्कस करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन के बारे में बात है तो इंट्रो देखिए कैसा रहेगा। इन May 2021, Gujarat High Court became the first high court in the country to live stream its proceedings, which was later followed by other high courts. 2021 में गुजरात हाई कोर्ट था जो पहला था जिसने लाइव स्ट्रीम यूज़ किया था। फर्स्ट पॉइंट, with the advent of age of digital technology, there has been increased push for digitization of judiciary through digitization of court records and establishment of e-courts। ये लग रहा है जैसे 2 पॉइंट हैं, इन्होंने 2 पॉइंट लिखा है, बट एक्चुअली में आप जब रीड करेंगे पता चलेगा कि ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे एक ही पॉइंट को 2 करके लिखा है इन्होंने, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ है तो उसमें थ्रू डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ई रिकॉर्ड्स, ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा ये सब। फिर नीड फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी में डिजिटाइजेशन की ज़रूरत क्या है? इट रिड्यूसेस द नीड फॉर ह्यूज स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज एंड जुडिशल रिकॉर्ड्स सिंस जुडिशरी इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो नीड जो ह्यूज स्पेस की है, जब हम फाइल्स रखते हैं, पेपर फाइल्स रखते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। और क्या है? मेक्स ट्रैकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ईजी, ट्रैकिंग आसान होगा। टाइम कंज्यूम्ड फॉर समनिंग ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम लोअर कोर्ट टू द अपीलेट कोर्ट थ्रू कन्वेंशनल मेथड इज़ वेरी लार्ज वाइल ई ट्रांसमिशन इज़ क्विक। टाइम कंज्यूमिंग है लोअर कोर्ट से बड़े कोर्ट में फ़ाइल को ले जाना, लेकिन अगर वो ई फाइल्स होंगी तो उनका ई ट्रांसमिशन आसान होगा। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ केसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस इन जुडिशरी। लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ायदा क्या है? ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस आएगी। मेक्स ईजी टू गेट डिटेल्स रिलेटेड टू द केस एंड फॉलोइंग अपडेट्स, दस इन्हेंसिंग एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा, ठीक है। फिर क्या है आगे? दस यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी विल इंश्योर स्पीडी एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ठीक। चैलेंजेस, अब यहाँ से बात हुई है चैलेंजेस की, चैलेंजेस को गौर करते हैं। Along with its merits, it has certain set of challenges as well। क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, पुअर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और द इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म, और साइबर अटैक भी हो सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज ऑफ जुडिशियल डेटा कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट यूज़ हो सकता है जुडिशियल डाटा, ठीक है। तो ये हैं कुछ चैलेंजेस। ओके, वे फॉरवर्ड क्या है? इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट ICT इन जुडिशरी देयर इज़ अ नीड ऑफ पॉलिटिकल विल अलॉन्ग विद सपोर्ट फ्रॉम लॉयर्स एंड जजेस। पॉलिटिकल विल होना ज़रूरी है, ठीक। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइबर स्पेस टू मेक इट लेस प्रोन टू अटैक। ऑफ कोर्स साइबर अटैक अगर एक प्रॉब्लम है तो उसमें रिसर्च एंड डेवलप हो जाएगी। प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
डिजिटल लिटरेसी ऑफ पॉपुलेशन एंड जजेस हो। दिस विल इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल सिस्टम। ये लास्ट लाइन से हमने इसको कंक्लूड कर दिया, ठीक है। 3 पेज का आंसर हुआ। अब वापस से गौर करो इस क्वेश्चन को, स्ट्रक्चर क्या यूज़ किया इन्होंने, इस पे गौर करें और कितने पार्ट्स में आंसर किया है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने बताया है इंट्रो ही, ठीक। नीड ऑफ डिजिटाइजेशन के लिए कितने पॉइंट दिए थे, 1। क्या कि नीड ह्यूज स्पेस की ज़रूरत है, इसलिए हमको नीड है डिजिटाइजेशन की। ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स मुश्किल है, टाइम कंज्यूम्ड है, लाइव स्ट्रीमिंग है, मेक्स इजी द एफिशिएंसी, ठीक है। तो दूसरे पेज तक इन्होंने नीड बताया है और दूसरे पेज से ही लास्ट में चैलेंजेस है, तो मान के चलो तीसरे पेज में चैलेंजेस लिख दिए। तो चैलेंजेस के कितने पॉइंट्स लिख दिए, 4 पॉइंट्स हैं कि डिस्टेंस फैक्टर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, साइबर अटैक हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जुडिशियल डेटा। और तीसरे ही पेज में आधे पेज में पॉइंट्स हो गए और आधे पेज में इन्होंने लिख दिया है वे फॉरवर्ड, ठीक। तो इन 3 पेज में जो स्ट्रक्चर है इसको गौर करना है, इसको समझना है, ठीक है। और कैसे इसको उन्होंने पूरा लिखा है इसको आप दोबारा देखिए और इसको आप याद करिए कैसे है, ठीक। चलिए, इतना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। Even after 3 decades of constitutional amendments, India is yet to decentralize power to local self-government institutions in the true sense. Even after 3 decades of constitutional amendment, India is yet to decentralize power. अभी तक अच्छे से डिसेंट्रलाइज नहीं हुई है पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से वो लोकल लेवल पे अभी तक नहीं गई है, ठीक है। तो क्या कह रहा है आगे, डिस्कस, डू यू एग्री विद द व्यू दैट राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान विल बी एबल टू डेवलप द गवर्नेंस कैपेबिलिटीज़ ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जो लोकल लेवल पे है, उसके लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये आया है, तो क्या ये कोई बदलाव लाएगा, ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए अब इसको आंसर करते हैं और देखते हैं कैसे इंट्रो किया है हमारी एयर वन ने इसको। Despite the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, except in few states, very little progress has been observed in decentralization of power. ठीक, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद भी सिर्फ कुछ ही स्टेट हैं जहाँ प्रोग्रेस हुई है, हर जगह प्रोग्रेस नहीं हुई है। क्यों, रीज़न क्या है फॉर फेलियर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? रीज़न देखिए, स्टेट्स आर रिलेक्टेंट टू डेवलप द फंड्स functions and functionaries to local bodies for public service delivery। यहाँ पर फंड, फंक्शन, फंक्शनरी, अगर आपको याद हो हमने पीछे पढ़े थे इश्यूज़ क्या हैं, तो 3F लिखा हुआ था। ये शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में था, पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने पढ़ा हुआ था, और वही 3F इन्होंने अभी भी यूज़ किया है, ठीक है। तो आगे और पर क्या है, लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड फंक्शन ऑफ ग्रास रूट बॉडीज़, क्लियरली डिफाइन नहीं है कि फंक्शन क्या है, और अनसर्टेन एंड इनएडिक्वेट फंड नहीं है लोकल लेवल पे। द बेसिक प्रॉब्लम इज़ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉलेंट्री प्रोविजंस गिविंग अ स्कोप फॉर डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल और वॉलेंट्री प्रोविजंस हैं, तो वॉलेंट्री प्रोविजंस की वजह से स्टेट के पास डिस्क्रिशन चला जाता है और इसलिए लोकल लेवल वीक हो जाती है। क्या है वो कंपलसरी और वॉलेंट्री प्रोविजंस, वो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमें पता चला। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई गई है, एक्चुअली में कंपलसरी प्रोविजंस लिखते हुए इन्होंने अंदर प्रॉब्लम दिखाई है। क्या था कि लैक ऑफ प्रॉपर कंप्लायंस मैकेनिज्म, प्रॉपर कंप्लायंस मैकेनिज्म नहीं है। स्टेट्स हैव नॉट इवन केयर्ड टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो क्या है कि स्टेट ने प्रॉपर इंस्टीट्यूशन भी नहीं बनाए हैं कि पावर डेलीगेट हो। If the institution has been created, state did not find it obligatory to submit its report to state legislature। अगर बन भी गया है तो उसकी रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर को सबमिट नहीं हो रही है। तो आप देख रहे हैं क्या कि एक तो कंप्लायंस मैकेनिज्म नहीं है, इंस्टीट्यूशन बना नहीं है, और बन भी गया है तो उसकी रिपोर्ट नहीं सबमिट करते हैं। फिर वॉलंटरी प्रोविजंस क्या हैं, दीज आर मेजर बर्थ डिफेक्ट सम पॉइंट। फिर ए प्रोवाइड्स द पावर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस टू द स्टेट। ओके, कंट्रोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू द स्टेट, ओनरशिप स्टेट के पास है, कंट्रोल स्टेट के पास है। फिर स्टेट्स हैव बीन रिलेक्टेड इन डेवलपिंग पावर टू दिस इंस्टीट्यूशंस, पावर सारे स्टेट के पास है
और स्टेट रिलेक्टेंट है ये पावर अपनी लोकल लेवल पे देने के लिए, स्टेट देना नहीं चाहती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी तक हमने इसको एक बढ़िया सा इंट्रो दे दिया। इंट्रो के बाद हमने रीजंस ऑफ फेलियर बताए, उसी पेज में हो गया। और अगले पेज में ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमने इनको डिस्कस किया। फिर अब तीसरे में हम राष्ट्रीय ग्राम समाज अभियान, दूसरे के एंड में और लगभग तीसरा शुरू हो रहा है, यहाँ पर हमने राष्ट्रीय ग्राम समाज अभियान को एड्रेस किया है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। क्या है कि राष्ट्रीय ग्राम समाज अभियान इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, और फिर टू एम्पावर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू एम्पावर करना है पंचायती राज को, बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ सबका साथ सबका गांव सबका विकास, ये उसका मोटो है, ठीक। दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज। कैसे स्ट्रेंथन करेगी, ये कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है। फिर विल लीड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुलनरेबल SC ST वुमेन एज इट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वुमेन, ठीक। और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी। तो क्या फ़ायदा है राष्ट्रीय ग्राम समाज अभियान का, ये फ़ायदे हैं। इसका कोड दे दिया है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, एम्पावरमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक। फिर देयर आर अदर रिकमेंडेशन एज वेल टू स्ट्रेंथन दीज बॉडीज़। अब क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि सिर्फ इसको डिस्कस करना है, पर हमने क्या किया इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाली हैं लास्ट में। ये कंक्लूजन का पार्ट समझिए फिर आप इसको। क्या है, देयर आर अदर रिकमेंडेशन एज वेल टू स्ट्रेंथन दिस बॉडीज़। क्या, सेकंड ARC रिकमेंडेड टू क्रिएट अ सेपरेट लोकल बॉडी इन 7 शेड्यूल प्रॉपरली डिफाइंड देयर फंक्शंस। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पहले के पार्ट में। क्या कि सेकंड ARC ने कहा था लोकल बॉडी लिस्ट में एक अलग से सेपरेट बॉडी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, डिवोल्यूशन ऑफ पावर करो, और फिर दिस विल लीड टू एम्पावरमेंट ऑफ मासेस एज ग्रास रूट डेमोक्रेसी लाइज क्लोजेस्ट टू द पीपल। ये क्या करेगा, एम्पावर करेगा मासेस को, ठीक। तो क्या है, इसके स्ट्रक्चर को दोबारा से समझिएगा, इसको वापस से देखिएगा, कितने पार्ट में इंट्रो है, कितने पार्ट में कौन सा पोर्शन आंसर किया है और किस तरह से कंक्लूड किया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विद 98% कवरेज इन रूरल इंडिया, कोऑपरेटिव्स आर द मेन स्टे ऑफ रूरल इकोनॉमी एंश्योरिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड इनकम फॉर पीपल। जो हमारे कोऑपरेटिव्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो रूरल इंडिया की सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं काहे में, सस्टेनेबल लाइवलीहुड में और उनकी इनकम में। इसको डिस्कस करना है, ठीक। ऑल्सो state the recent initiatives taken by the government to improve the functioning of cooperative societies and make them more effective। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ही स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक। चलिए इंट्रो कैसा रहेगा इसका। रिसेंटली अ सेपरेट मिनिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर कोऑपरेटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू मटेरियलाइज द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि, इस विज़न के साथ कोऑपरेटिव को स्ट्रॉन्ग कर रही है हमारी गवर्नमेंट और इसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी है, ठीक है। क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर, फ़ायदा क्या है, पीपल सेंटर्ड है, सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ फाइनेंसिंग है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ओन्ड रन एंड कंट्रोल्ड बाय पीपल ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी टू एंश्योर द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल वेलफेयर। क्या एग्जाम्पल क्या हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, जैसे कि हमारा इफ़को है, अमूल है, अपना बाज़ार है, एट्सेट्रा। ये सारी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो रूरल इंडिया को हेल्प करते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड में और इनकम ऑफ पीपल में। और क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये हैं, इन सभी को याद कर लीजिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है ये अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो देखिए आर्टिकल 19(1) को आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, तो वहाँ बात है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। फिर 43B DPSP, वहाँ पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र है। और फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हैज़ इंसर्टेड अ न्यू पार्ट 9B इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B में ऐड हुआ बाय द 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। रोल क्या है, अब रोल की बात की गई तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव बीन अ ग्रेट सक्सेस स्पेशली इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में तो सक्सेस है ही। हैव बीन ऑफ इमेंस हेल्प टू द वुमेन लेबर फोर्स। वुमेन क्या हेल्प करता है, वुमेन लेबर फोर्स का, ठीक है। लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल मासेस, ठीक है।
और लेड टू पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन में मदद करता है क्योंकि रूरल एरिया में काम कर रहा है, वुमेन को एम्पावर कर रहा है, तो ऑफकोर्स पॉवर्टी एलिविएट ही होगी। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये नाम हमने दे दिया है, ये हैं सोसाइटीज़ का नाम, फॉर एग्जांपल अमूल। ठीक, आगे क्या है, क्रिएटेड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री में हेल्पफुल है। और फिर प्रोवाइड्स फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड फंड्स, लेड टू रिडक्शन ऑफ सोशल क्लीवेजेस एट्सेट्रा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लास्ट पार्ट में है, क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 2002 फॉर एनकरेजिंग द कोऑपरेटिव कल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो ये पॉलिसी आई है 2002 में, किस लिए, टू एनकरेज कोऑपरेटिव। 97th अमेंडमेंट एक्ट की अभी हम लोगों ने बात कर ही ली थी। फिर अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, एक मिनिस्ट्री बन गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स हैज़ बीन क्रिएटेड डेडिकेटेड सोली फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स थ्रू वेरियस स्कीम्स वाया नाबार्ड, NSDC एट्सेट्रा। तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, किसके थ्रू, नाबार्ड और NSDC के थ्रू। ठीक है, इश्यूज़ क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड्स, लैक ऑफ फंड्स, ये तीनों प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं। और फिर वे फॉरवर्ड क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर लो, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है फाइनेंसेस की, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दो। और फिर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था। फिर लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैज़ इमर्ज एज अ बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड हैंस नीड्स स्ट्रेंथनिंग। रूरल इकोनॉमी की बैकबोन है, इसलिए उसको स्ट्रेंथन करना है। क्वेश्चन से ही ये वर्ड उठा के इसको हमने एंड किया है। ठीक है, अब वापस से आके एक बार इसका भी स्ट्रक्चर वापस से समझो, देखो कितने पार्ट में क्या आंसर किया है। पहले पेज में 4 लाइन का इंट्रो था, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है वो बताया, वो भी इंट्रो का ही पार्ट है। क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो अभी तो उसी के बारे में चला आ रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे दिए लास्ट में उसी पेज में। 97th अमेंडमेंट एक्ट बता दिया। रोल क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, अभी तक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है ये बता रहे थे, रोल शुरू हुआ सेकंड पेज में, रोल बताया, तो सेकंड पेज पूरा रोल बताते बताते चला गया। और फिर थर्ड पेज में हमने बता दिया गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, फिर लास्ट में इश्यूज़ और वे फॉरवर्ड से एंड किया है। ठीक, चलिए इसके स्ट्रक्चर को भी समझिए, और ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप इनको याद करें, और शुरुआत करिएगा जो पार्ट 1, 2, 3 के क्वेश्चंस हैं, जो छोटे क्वेश्चंस हैं, जो 2-2 पेज के हैं, कोशिश करिए कि आप उनको देखें, आप उनको याद करें, और याद करने के बाद आप उनको लिख के प्रैक्टिस करिए। आप थोड़ा सा कोशिश करिए लिखने की, भले बेकार लिखें। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने पार्ट्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों और लगे कि किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है और आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल है, तो इसको शेयर कर सकते हैं आप। चलिए, आपके टाइम के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।